5 सालों में 7 तख्तापलट, फिर भी नहीं बदलते हालात। नेपाल में नहीं थम रही हिंसा, लूटपाट, अराजकता हुई आम बात। भारत में भी हुई थी नाकाम कोशिश, पुलिस ने एक झटके में खत्म कर दिया था मूवमेंट। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। नेपाल में अभी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, किसी फिल्म से कम नहीं है। एक स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये रियल लाइफ ड्रामा है। एक तरफ जेन जी के युवा सड़कों पर उतर आए हैं, करप्शन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग सीएम, पीएम और मंत्रियों के घर में घुसकर हमले कर रहे हैं। कुछ बदमाश तत्व मौके का फायदा उठाकर लूटपाट मचा रहे हैं। नेपाल के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। ऐसा ही तख्तापलट पड़ोसी देशों में भी हो चुका है। अब तक एक के बाद एक करके 7 देशों में तख्तापलट हो चुके हैं, लेकिन इन तख्तापलट से लोगों को क्या मिला, नेपाल को क्या मिला, और इस पूरे मामले पर एक तगड़ी वाली चर्चा हम आपके साथ करेंगे, जिससे पता चल सके कि इस तरीके की वारदातों से कुछ देश को प्राप्ति होती भी है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में 2025 आते आते सब कुछ उलट पुलट हो गया। जेन जी के युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने करप्शन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कमी और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे और ये प्रोटेस्ट डेडली हो गया। 19 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और कई लापता हैं, जिसमें पुलिस फायरिंग भी शामिल है। पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पब्लिक का गुस्सा हद पार कर गया था। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट को आग लगा दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ डाली और पॉलिटिशियंस के घरों पर अटैक कर दिए। कर्फ्यू के बाद लोग सड़कों पर हैं, आर्मी को बुलाया गया है ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए, लेकिन डेथ टोल यानी कि मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंचने का अनुमान है। लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं, जहां कुछ लोग बिजनेस और घरों को निशाना बना रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर नेगोशिएशन नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकता है, यानी कि संवैधानिक खतरा पैदा हो सकता है और देश लंबे समय के लिए अस्थिरता में फंस सकता है। ये सब देखकर लगता है कि युवाओं का गुस्सा कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन साथ ही में कितना डिस्ट्रक्टिव भी, यानी कि देश बर्बाद करने वाला। दोस्तों, साउथ एशिया की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश में एक बड़ा आंदोलन हो चुका है, जो हाल ही में आपने देखा। यहाँ 2024 में स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट ने शेख हसीना की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया था। ये भी जेन जी का कमाल था। जॉब कोटे के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही करप्शन और अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट बन गया। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और अंतरिम सरकार बनी मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में। लेकिन इस्तीफे के बाद वायलेंस नहीं रुका। अवामी लीग के लीडर्स के घरों पर अटैक, लूटपाट और मॉनेटरी कम्युनिटीज पर हमले किए गए, यानी कि हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे हमले हुए और कई सारी ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें हिंदुओं के कत्लेआम मचाते हुए साफ साफ देखे गए। 2025 में एक साल बाद बांग्लादेश होप एंड डेडलॉक के बीच झूल रहा है। रिफॉर्म्स प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन पॉलिटिकल ग्रुप्स पावर के लिए झगड़ रहे हैं और इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। पॉलिटिक्स स्पेस थोड़ा ओपन हुआ है, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है। यहाँ तक कि तख्तापलट से लोगों को आज़ादी की जो सांस मिली, वो अब स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं। बांग्लादेश के बाद दूसरा देश श्रीलंका है। यहाँ 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस ने तख्तापलट जैसा सीन क्रिएट किया। आलाया मूवमेंट मतलब स्ट्रगल में लोग सड़कों पर उतरे क्योंकि फ्यूल यानी कि पेट्रोल, फूड और मेडिसिन यानी कि दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। प्रोटेस्टर्स ने प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया, स्विमिंग पूल में नहाए, किचन में पार्टी के सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल हो गए। अब 2025 में श्रीलंका रिकवर कर रहा है। इकोनॉमी आईएमएफ के तहत सिर्फ 5% ही ग्रो कर पाई है, लेकिन अभी भी पॉवर्टी यानी कि गरीबी बहुत ज्यादा है। हेल्थ बजट सिर्फ 1.5% है जीडीपी का, यानी कि बहुत कम। रणिल विक्रमसिंघे की गवर्नमेंट अभी स्थगित तो नहीं होगी, वो स्टेबल तो है, लेकिन अभी भी जो क्राइसिस है वो बना हुआ है। यहाँ तख्तापलट से इकोनॉमी रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन आम आदमी अभी भी बहुत परेशान कर रहा है एक दूसरे को और खुद भी हो रहा है। श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ तख्तापलट की हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन रिसेंट में यानी कि हाल में 2022 का नो कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान के खिलाफ था, जो मिलिट्री की इन्फ्लुएंस से हुआ था। अब 2025 में पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन इकोनॉमी को लेकर अभी भी बहुत परेशान है। वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है।
मिलिटेंट अटैक्स यानी कि आतंकवादी जो अटैक है वो अभी भी बढ़ रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट पे उनको टारगेट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, लेकिन मिलिट्री का जो असर है वो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से जो वहाँ की सेना है वही राज कर रही है। इमरान खान की जो पीटीआई लीडरशिप की जो पार्टी है उसमें अभी भी बड़ा क्राइसिस दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसको लीड कौन करेगा, लेकिन वो पावर में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमी अभी भी स्टेबलाइज होने की तलाश में है। ग्रोथ सिर्फ 2.7% की रह गई है, लेकिन टेररिज्म यानी कि आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तख्ता पलट मिलिट्री की वजह से होता है और आम लोगों को स्टेबिलिटी के बजाय ज्यादा झेलना पड़ता है। अगर म्यांमार की बात की जाए तो यहाँ 2021 में मिलिट्री ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही उखाड़ के फेंक दिया, यानी कि चुनी हुई सरकार को वहां की सेना ने 2021 में उखाड़ के फेंक दिया। आंग सान सू की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद वहां की सरकार पूरी तरीके से बर्खास्त हो गई। उसके बाद सिविल वॉर छिड़ गई। अब 2025 में कॉन्फ्लिक्ट और तेज हो गए हैं। मिलिट्री ग्राउंड खो रही है, लेकिन वायलेंस यानी कि हिंसा अभी भी रुक नहीं रही। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अराकन आर्मी जैसे ग्रुप्स ने पूरे शहरों को कंट्रोल कर लिया। यूएन कह रहा है कि अगर वहां पे हिंसा नहीं रुकी तो देश सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह पर चला जाएगा। यहाँ तख्ता पलट मिलिट्री ने किया, यानी कि सेना ने किया, लेकिन जो वहां के वासी हैं वो अब इसको चैलेंज कर रहे हैं और अब देश पूरी तरीके से एक परेशानी में फंस गया है। इसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के हालात सत्ता परिवर्तन के बाद और भी बदतर हो गए हैं। साल 2021 में तालिबान ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि उखाड़ के फेंक दिया, और अब 2025 में तालिबान का पूरी तरीके से वहां पे आधिपत्य है। वुमेन और गर्ल्स यानी कि औरतों और महिलाओं को वहां पे किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं है। वहाँ पे महिलाओं के एजुकेशन पे बैन है, उनके हेल्थ केयर एक्सेस पर बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेंस बढ़ रहे हैं, कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है और लोग बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं और परेशानी में हैं। यहाँ तख्ता पलट से इस्लामिक रूल आ गया, लेकिन फ्रीडम यानी कि आज़ादी और डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गए। अगर मालदीव्स की बात की जाए तो यहाँ रिसेंट में यानी कि हाल ही में 2023 में इलेक्शन से मोहम्मद मोइज्जू प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन हिस्ट्री में 2012 का कूप जैसा जब मोहम्मद नशीम को पोस्ट रिजाइन करवाया गया था। अब 2025 में जो सरकार है वो ह्यूमन राइट्स पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। यहाँ चेंज इलेक्शन से आया था, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आई है, अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन तख्ता पलट से लोगों को प्राप्त क्या हुआ, क्या हासिल हुआ। बांग्लादेश में फ्रीडम का स्पेस ओपन तो हुई, लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल चली गई और वायलेंस यानी कि हिंसा बढ़ गई। श्रीलंका में इकोनॉमी अभी भी रिकवरी के लिए कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है और उनका जो देश के ऊपर जो कर्जा है वो भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में तो पावर शिफ्ट बहुत आसानी से होता रहता है, वहाँ पे जो सेना है वो कभी भी कब्जा कर लेती है, लेकिन टेररिज्म बढ़ता जा रहा है और गरीबी भी बढ़ती जा रही है। म्यांमार में जो रेजिडेंट्स हैं वो उनको एक थोड़ी सी आज़ादी तो मिली, लेकिन जिंदगियां कई लोगों की बर्बाद हो गई। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी थोड़ी बेटर हुई, लेकिन औरतों के लिए किसी भी तरीके का अधिकार जो था वो ख़त्म हो गया है। मालदीव्स में गवर्नमेंट तो स्टेबल हो गई, लेकिन ह्यूमन राइट्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तख्ता पलट से एक शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े वक्त का बदलाव तो आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यानी कि लंबे समय का कोई हल नहीं निकलता। जो डेवलपमेंट है वो भी कम होता चला जाता है और गरीबी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि नेपाल को क्या मिलेगा। अगर नेगोशिएशन हुआ और नई गवर्नमेंट बनी तो क्या करप्शन फ्री सिस्टम बनेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाएगा। युवाओं को चेंज मिल सकता है, लेकिन प्राइस यानी कि उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर किसान आंदोलन जो कि 2020 से 21 तक चला, वो 3 किसान कानून को लेकर लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर आके बैठ गए थे। 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर रैली में कुछ प्रोटेस्टर्स ने लाल किले में घुसपैठ मचा दी। फ्लैग यानी कि जो भारत का तिरंगा था उसको चेंज कर दिया, जो कि एक तरीके से तख्ता पलट की कोशिश ही थी, लेकिन सरकार ने इस तख्ता पलट की कोशिश को फेल कर दिया। जितने भी तीनों कानून बनाए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ।
यहाँ सत्ता परिवर्तन बवाल के दम पर संभव नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है भारत में। यहाँ पे इलेक्शन से चेंज आता है, ताकत से नहीं। ऐसे में लगता है कि चेंज जरूरी है, लेकिन पीसफुल और सोचे समझे तरीके के साथ देश के लिए काम किया जाना चाहिए, क्योंकि आसपास जितने भी देशों में तख्ता पलट हुआ, उन सभी देशों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया है। सभी जगहों पर जो इकोनॉमी है वो खराब हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इस पूरे मामले से नेपाल को सबक सीखना चाहिए और हिंसा की आग में अपने देश को जाने से बचाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नेपाल में तख्ता पलट के बाद स्थिति में सुधार आएगा या पहले से भी खराब हालात नेपाल के हो सकते हैं? खबर आपको कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।